दोस्तों दनोइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में जानने वाले हैं, रक्षा मंत्रालय ने लिया है बड़ा फैसला, जानेंगे विस्तार से। और राज्य सरकार ने शराब के बाद अब इन कारोबारों को भी दे दी है राहत। और इसी के साथ यूपी में अब इन राज्यों से आ रही है ट्रेनें, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। बिहार में नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए बनाया है नया एप्लीकेशन, सारी समस्याएं करेंगे इस एप्लीकेशन से दूर। बिना बस और ट्रेनों के मजदूरों का फिर हुआ पलायन शुरू, सरकार नहीं रोक पा रही है पलायन। 50,000 से ज़्यादा मजदूर फंसे हैं इस जिले में, सरकार से कर रहे हैं मांग, लेकिन नहीं हो रही है कोई भी सुनवाई। इसी के साथ कोरोना वायरस पर बड़ी खुशखबरी, इटली का दावा कि हमने बना ली है वैक्सीन। और साथ में ही जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। खबरों में और भी है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दोस्तों, केंद्र सरकार के आदेश के बाद ज़्यादातर राज्यों ने शराब पर जो पाबंदी लगाई थी उसको हटा ली है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी कारोबार हैं जिन पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नया फैसला आया है सरकार की तरफ से कि शराब को छूट तो मिल ही गई थी, उसके साथ साथ अब पान मसाला की बिक्री पर और उसके उत्पाद पर भी यहाँ पर छूट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में अब जान के साथ साथ जहान की भी फिक्र करनी शुरू कर रही है। सरकार ने 3 दिन पहले शराब की बिक्री पर से पाबंदी हटा ली थी और अब पान मसाला की बिक्री और उत्पादन से भी पाबंदी हटा ली है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 25 मार्च को पान मसाला निर्माण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। अब सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा लिया है। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के श्रमिकों को वापस लाने का काम तेजी से हो रहा है। यूपी सरकार संबंधित राज्यों से बात कर रही है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनों के माध्यम से वापस अपने राज्य में लाया जाए। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात से 13 ट्रेनें और महाराष्ट्र से 4 ट्रेनें आ चुकी हैं, जबकि 7 ट्रेनें आ रही हैं। केरल में यूपी के फंसे लोगों को ट्रेनों के माध्यम से वापस लाने की बात हो गई है। वहां की सरकार से ट्रेन के संचालन पर सहमति बन गई है। अवनीश अवस्थी ने बताया कि पंजाब से प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए 9 ट्रेनें आने की सहमति बन गई है, जिसमें से 4 ट्रेनें जालंधर व लुधियाना से चल चुकी हैं। कर्नाटक से पहली ट्रेन बेंगलोर से संचालित हो चुकी है। तेलंगाना से 2 ट्रेनें प्रवासी श्रमिकों को लेकर चल चुकी हैं। उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से ट्रेनों के संचालन के लिए लगातार बात चल रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा से 30,000 कामगार रोडवेज बसों के द्वारा लाए जा रहे हैं और राजस्थान से लगभग 10,000 श्रमिकों का आदान प्रदान रोडवेज बसों के माध्यम से किया जा रहा है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपके सुपर मॉम का फोटो एमबी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो अपनी फीलिंग फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब यहाँ पर सरकार का दावा है कि हम बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं और ज्यादातर मजदूरों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम संख्या के हिसाब से देखें कि मजदूरों की जितनी संख्या है क्या उसके हिसाब से तेजी से काम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उसके हिसाब से तेजी से काम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मजदूरों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो आवागमन चला रही है सरकार वो कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूर अभी भी सस्पेंस में बने हुए हैं कि हमें कब तक निकाला जाएगा। इसी के साथ बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर जो उनके राज्य में आए हैं बाहर से, उन लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया एप्लीकेशन तैयार कर लिया है, जिसमें मजदूरों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब सरकार की प्लानिंग है कि मजदूरों की क्षमता के अनुसार उनको काम दिया जाना शुरू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पे लॉकडाउन के दौरान बाहर से आ रहे मजदूरों के स्किल सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही स्किल्ड मजदूरों का डाटाबेस तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएगी सरकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने नया एप्लीकेशन तैयार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा से ज़्यादा मजदूरों को जोड़ा जाए।
कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान के लिए विधायकों का भी सुझाव लिया जाना चाहिए। कागजों के हिसाब से तो ये एक सरकार की बेहतर प्लानिंग नजर आ रही है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितनी कारगर साबित होती है। सरकार के द्वारा ट्रेनें और बसों के शुरू होने के बावजूद भी मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है। मजदूरों का कहना है कि अगर वो घर नहीं गए तो यहाँ पर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकारों द्वारा स्पेशल ट्रेनों और बसों के शुरू होने के बावजूद प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 43 दिनों के इस लॉकडाउन में जिनके रोजगार छीन चुके हैं, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और शहर में कमाई के कोई भी उनके पास अवसर नहीं है, उनमें से ज्यादातर का कहना है कि अगर वे अपने घर नहीं जाएंगे तो वे यहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे, जिसके चलते मुंबई और आसपास के सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गांव की ओर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर पैदल ही निकल पड़े। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं तो कुछ लोग साइकिल से ही मुंबई से निकल पड़े हैं। दोस्तों, एक न्यूज चैनल के माध्यम से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि लुधियाना, जालंधर और करनाल से यूपी के श्रमिकों को पैदल ही भगा दिया गया। जब इस बात का हरियाणा सरकार को पता चला तो उन्होंने उनको बस भेजकर मंगाया। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सबसे बुरा प्रभाव प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहा है। पंजाब के लुधियाना, जालंधर और हरियाणा के करनाल से जब कारखाना मालिकों ने मजदूरों को निकाल दिया तो वे सभी लोग उत्तर प्रदेश की तरफ पैदल ही चलना शुरू कर दिया। इस बात का अंदाजा जब हरियाणा सरकार को लगा तो हरियाणा के यमुनानगर में से उन्हें आगे नहीं जाने दिया। खट्टर सरकार ने इसकी सूचना मिलते ही मजदूरों के लिए यूपी जाने के लिए बसों की व्यवस्था कराई। दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रभाव हर जगह, हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। अब इसका प्रभाव हमें रक्षा मंत्रालय पर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने MES के 9300 सिविल पदों को खत्म कर दिया है और बताया गया है कि शेतकर कमेटी के सुझाव के तहत ही ये फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ रहा है। इसका असर रक्षा बजट पर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए रक्षा बजट को प्रभावी तरीके से उपयोग के लिए गैर जरूरी पदों को खत्म किया जा रहा है। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश आया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MES के 9304 पदों को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब इसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे युवाओं पर पड़ेगा कि जो इस वैकेंसी के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा अब रुकना पड़ेगा कि ये 9304 पद जो हैं अब वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो इस वैकेंसी से हटा दिए गए हैं। इसी के बीच दोस्तों, एक अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि इटली ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट को लेकर नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जहां इंडिया में कुछ समय पहले हाइड्रोक्लोरोक्वीन जैसी ड्रग की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, तो वहीं हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी को भी बहुत सफल बताया जाने लगा है, जिसमें एक कोरोना वायरस से स्वस्थ होकर लौटे व्यक्ति के ब्लड से प्लाज्मा को लेकर दूसरे व्यक्ति जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है उसमें डाल दिया जाता है। मगर इटली में एक बड़ा ही खुलासा हुआ है। इटली ने बताया कि कोविड-19 का उन्होंने पहला वैक्सीन ढूंढ लिया है, जो कि ह्यूमन सेल में एंटर कराया जाएगा और वो कोरोना वायरस को बेअसर कर देगा। अगर इटली ने ऐसा कर लिया है, इटली ने वैक्सीन बना ली है कोरोना वायरस की, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही सुखद खबर होगी। यहीं पर दोस्तों, एक खबर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर KB सुब्रमण्यम की तरफ से निकल कर आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि बैंकों के जनधन खाते को अगर देखा जाए तो उनके अकाउंट में जो पैसा है उसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी परेशानी नहीं है जितनी हम मानकर चल रहे हैं। इस डाटा से ज्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे। कोरोना ने सेहत के साथ ही अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती पेश की है। इससे खासकर करोड़ों गरीब लोगों को काफी दिक्कतें हुई है, जिनके पास लॉकडाउन की वजह से ना तो काम था और ना ही पेट भरने की व्यवस्था। लेकिन भारत सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर KB सुब्रमण्यम ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों के जनधन योजना अकाउंट जमा में बढ़त होते देखा गया है। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी उतनी नहीं है जितनी हम मानकर चल रहे हैं।
अब यहाँ पर इनके द्वारा दिए गए तथ्यों से ज़्यादातर लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। उनका मानना है कि जो सर बता रहे हैं उनके विपरीत परिस्थितियां नजर आ रही है गांव के क्षेत्रों में भी। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे में कैसा होने वाला है मौसम का मिजाज। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने का अनुमान है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और इसी के साथ तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप में भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा और कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।